करने के बाद में जान जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान क्या है, इसके क्या कार्य हैं, समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है दैनिक जीवन से? इन प्रश्नों के उत्तर इतने कठिन नहीं हैं जितना कि आप सोचते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, सबसे पहली बात ये कह रहे हैं। यानी कि संविधान की जो आवश्यकता है वो क्यों है? क्योंकि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह के कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। कुछ धार्मिक निष्ठाएं हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। तो धार्मिक निष्ठाओं के अंतर्गत अलग अलग जाति, धर्म, परंपरा को मानने वाले लोग हैं। कुछ लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक हैं। यानी एक ऐसे समूह, ऐसे ग्रुप की ये चर्चा कर रहा है जहाँ पे कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग ऑफिसर हो सकते हैं, कुछ लोग व्यवसाय कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसे समूह की ये बात इसमें कर रहा है। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं, वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग शौक भी हैं। अब यहाँ पे देखिए, सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी अलग पसंद है। कुछ धनी है, कुछ गरीब है। अब आगे और बढ़ रहे हैं। यानी कि जो आर्थिक विषमता है उसकी भी बात हो रही है, आर्थिक विषमता की, कि कुछ धनी है जिनके पास पैसा है और कुछ निर्धन है, गरीब है। कितनी ज़्यादा विषमताएं बता रहे हैं। कुछ लोग बूढ़े हैं तो कुछ जवान हैं। बूढ़ों की अलग पसंद होगी, जवानों की अलग होगी। बूढ़ों की आवश्यकताएं अलग होंगी, जवानों की अलग होंगी। ऐसे समूह के सदस्यों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को अर्जित करना है तो वो कितनी संपत्ति रख सकता है? क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय लेने देने का अधिकार चाहिए? मतलब माता पिता के पास, पेरेंट्स के पास ये अधिकार होगा, या फिर गवर्नमेंट उसको जबरदस्ती सब पे फोर्स करेगी, सबको फोर्स करेगी कि स्कूल जाना है? अब ये कैसे पता चलेगा? इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवा देने चाहिए? मतलब ये सारे फैसले कौन लेगा? क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना चाहिए? भिन्न भिन्न लोगों को इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग अगर देखा जाए तो उत्तर देते हुए पाया जाएगा। ये बात ये कह रहे हैं, हर व्यक्ति अलग अलग उत्तर देगा। अब जब हर व्यक्ति अलग अलग इन मुद्दों पर उत्तर देगा तो अब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, लोग क्या हो जाएंगे, भिड़ जाएंगे, विचारधाराओं में टकराव हो जाएगा और एक सही नतीजे पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी समूह को एक साथ रहना है, ये भी एक शर्त है। ये शर्त पहले ही बताई जा चुकी है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की भी जरूरत है। इस समूह के शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? अब यहां पर देखिए, बूझो और पहेली, ये दो किरदार हैं। मैं पहले भी आपको इनके बारे में बता चुका हूं। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि हाँ, ये तो हमारी कॉलोनी जैसा ही है। क्या ये हम आपके भी गांव, शहर या कॉलोनी जैसा है? और ये कह रहे हैं यह समूह तो बहुत कुछ हमारे गांव के लोगों जैसा है। सब जगह की यही स्थिति है। अब यहां पे भूमिका क्या बनी कि इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना अलग अलग प्रकार की समाज में जो विषमताएं पाई जा रही हैं, धनी निर्धन होना, समाज में अमीर गरीब के साथ साथ में इतने से इतनी भी समता नहीं है। अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड पाया जाना, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग। तो केवल विषमता आर्थिक आधार पर आप नहीं देख सकते हैं, और बहुत सारे आधार पर है। ठीक है। अब ऐसे में लोगों को एक साथ रखना कितना मुश्किल है। उसे ये मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करेंगे। मतलब यहाँ पे ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा और उसे मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा, किसका किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह के सार्वजनिक रूप से घोषित कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जो समूह के सभी सदस्यों को पता हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे।
लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि इस समूह ने मिलकर एक नियम बना दिया और नियम में लिख दिया गया कि फला व्यक्ति इतना कमाई कर सकता है, इतनी प्रॉपर्टी रख सकता है, उसे समाज के लिए ये कार्य करना पड़ेगा, समूह के लिए। दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तो उसे लोग मदद करेंगे, ये सब हो गया। लेकिन अब इस नियम को लागू कौन करवाएगा? किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से घोषित कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जो समूह के सभी सदस्यों को पता हो ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन लागू कैसे हो, यह सबसे बड़ी समस्या है। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि और उन लोग नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है और लोग भी उन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ संविधान की आवश्यकता अगर पड़ रही तो उस पर क्या है? अगर कुछ आप गड़बड़ करेंगे तो कोर्ट की व्यवस्था है, पुलिस है, पुलिस मामला जब नहीं निपटा पाएगी तो कोर्ट है, तो कोर्ट सजा सुनाएगा। इस डर से हम बहुत सारे गड़बड़ काम नहीं करते हैं। तो संविधान का इतनी कहानी गढ़ने के बाद में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि संविधान का पहला काम है वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों को एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बहाली के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराए। यह संविधान का पहला कार्य है। इसको आप नोट कर सकते हैं। सॉरी, खुद करें खुद सीखें, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। अब ये अगली बात जो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? बुनियादी नियम यानी कि ये अत्यावश्यक नियम है, इनको मानना ही है, जिनके आधार पर पूरा समूह, पूरा समाज चल रहा है। तो ये बुनियादी नियम क्या है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको बुनियादी बना देती हैं? सबसे पहले ये हमको तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। अब ये नियम कौन बनाएगा? सबसे बड़े बुजुर्ग बनाएंगे, दादाजी बनाएंगे। आपको का नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे को खा नियम बनाने की। हो सकता है कि आप कहें कि सब लोग गांव के पश्चिम में इकट्ठा होंगे, दूसरा कह रहा है नहीं पूरब में इकट्ठा होंगे। मीटिंग के लिए अगर इकट्ठा होना है, बात में उदाहरण दे रहा हूं, अब कैसे हो पाएगा? फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसका नियम माना जाए? जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। जो बात करता है उसको वो बात श्रेष्ठ लगती है। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अतः ये निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। कौन बनाएगा नियम? आप बनाएंगे कि दूसरा आपका अपोजिट पार्टी वाला बनाएगा? अगर दूसरा कोई बनाएगा तो आप नहीं मानेंगे, आप बनाएंगे तो दूसरा कोई नहीं मानेगा। यदि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए या एक ऐसी संस्था होना चाहिए जो इन नियमों का निर्माण करे। संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर देता है। संविधान में यह वर्णित होता है कि नियम कौन बनाएगा। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण कौन करता है? राजा। जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने अधिकार एक पार्टी को दे दिया गया था। वहां पे एक पार्टी निर्णय करती थी, एक दल विशेष था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। जैसे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो माना जाता है कि निर्णय कौन ले रही है? जनता, क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा वो निर्णय लिया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं लेती है। लेकिन ये विषय इतना सरल नहीं है। यदि हम मान भी लें कि जनता निर्णय लेती है तब भी ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। अभी तो आप देख रहे हैं कि एक व्यवस्था है, उसके तहत जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि चुनकर वहां पे जाते हैं, मंत्री बनते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, वो निर्णय लेते हैं। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए। मतलब कोई भी बात है तो उसमें 10 लोग हैं तो उनसे राय ली जाए
और जिसमें ज़्यादा लोग जिस चीज़ के पक्ष में हो वो बात मानी जाए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। या फिर ये हो कि हम फला व्यक्ति को 10 में से एक को लीडर बनाए दे रहे हैं, हमारा समूह मान लीजिए 50 लोगों का है, तो 50 में से एक को लीडर बना दिए कि जो ये कहेगा वो हमारी भाषा होगी, हमारी बात होगी, हमने जो लीडर भेजा है उसकी बात को हम स्वीकार करते हैं, ऐसा कह दें। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो, यानी कि 50 में एक जो चुना जाएगा तो 49 कैसे मानेंगे कि यही है प्रमुख हमारा। कुल कितने प्रतिनिधि हो, केवल 50 में एक हो कि 5 बनाया जाए। तो ये सब अनुत्तरित प्रश्न जिनका उत्तर हम खोजेंगे। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने से पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वाले को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। संसद कानून तो बना रही है, लेकिन संसद को कानून बनाने का अधिकार किसने दिया? समझ रहे हैं? संसद कानून बना रही है, ठीक है, यही बना रही है कानून, लेकिन ऐसा कौन सा कानून था जिसके तहत संसद को कानून बनाने का राइट दिया गया, अधिकार दिया गया? इसके लिए भी कोई कानून होगा ना। कैसे बना रही है, किस आधार पे? तो संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो संविधान के बारे में अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संसद, सरकार जब बनेगी तभी तो संसद कानून बनाएगा। लेकिन संसद कानून बनाएगा ये बात कहाँ लिखी हुई है? कोई कानून होगा ना। तो संविधान ही है जहाँ पर सरकार बनाने के बारे में कहा गया है और वही सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। जैसे संसद के पास है तो ये किसके अनुसार है? संविधान के अनुसार है। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो अब है नहीं कि कैसे निर्मित होगी, कितने सदस्य होंगे, किस क्षेत्र से कौन से सदस्य होंगे, सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार का प्रधानमंत्री जो होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, मंत्री क्या होंगे, मंत्री कौन कौन से होंगे, मंत्री की शपथ क्या होगी, मंत्री कार्य कैसे करेंगे, मंत्रिमंडल क्या होगा, ये सारा वर्णन कहाँ दिया हुआ है? हमारे संविधान में। अब हम अगला मुद्दा जो है इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए अभी आपको लग सकता है कि उलझाऊ मटेरियल, लेकिन ये ऐसे आप पूरा जब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारा समझ जो है आपकी विकसित हो जाएगी, बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए कि आपने ये तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि ये कानून पूर्णतः अनुचित है। बहुत बार ऐसा होता है, गवर्नमेंट कोई कदम उठाती है तो हमको लगता है कि ये सही नहीं है। उदाहरण के लिए उसने आपको धर्म का पालन करने से रोक दिया। उसने ये कह दिया कि किसी खास किस्म के रंगों वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या कुछ विशेष गीत गाने में स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा अगर गवर्नमेंट जजमेंट ले लेती है, निर्णय ले लेती है, तब आप क्या करेंगे? उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार अगर नहीं है, ऐसा कह दे गवर्नमेंट कि आप संपत्ति नहीं रख सकते, तो आपको बुरा लगेगा, जो कि सरकार आपने ही चुना है। सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को कुएं से पानी भरने की इजाजत दे सकती है, यानी कि उसको किसी तरह से कुछ भी करने का सरकार को अधिकार हमने ही दिया है और हमारे खिलाफ उसका उपयोग कर सकती है। यदि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी है। सरकार को किसने चुना? प्रतिनिधियों का चयन, मान लीजिए एमपी को हमने चुना और एमपी से मिलकर सरकार बनी, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ही ये डिसीजन ले रही है बहुत सारे। तब आप क्या करेंगे आप? लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात होगी जिसके कारण वो बना रही है। अब आप क्या करेंगे? तो सरकार की शक्तियों पर भी सीमाओं यानी अंकुश की जरूरत है। यानी ऐसा ना हो कि सरकार निरंकुश हो जाए, कुछ भी कर सके, तो एक अंकुश की इस पे भी जरूरत है। सरकार के कामों पर एक अंकुश लगाने के लिए कुछ चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकती, इस लिमिट से ज़्यादा वो नहीं कर सकती। जैसे आपकी पॉकेट मनी का एक दायरा है कि आप पॉकेट मनी के तौर पे 5,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। अगर आप 10,000 15,000 खर्च करने लगेंगे तो घर से नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए दिया है कि यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की। यूरोप का संविधान देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है
कार्टून। इसको आप बहुत ध्यान से देखा कीजिए, इसमें बहुत बड़े बड़े मैसेज होते हैं, कभी कभी प्रश्न भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और यूरोपीय संविधान को बनाने की कोशिश की, उसकी कोशिश असफल हो गई। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण में उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा है। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही होती है? देखो वो इधर पूछ रहे हैं हमारा संविधान, ये कह रहे हैं हमारे अनुसार तो सब मुंह चिढ़ाए हुए एक दूसरे को। तो ये क्या हर जगह ऐसे होता है? कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा संविधान जो बना वो बहुत शांतिपूर्वक बन गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो संविधान का तीसरा हमने क्या पढ़ा कि संविधान का तीसरा काम है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं, कुछ अंकुश लगा दे, कुछ सीमाएं लगा दे, या इसको हम क्या कह सकते हैं, कुछ अंकुश लगा दे, है ना। ऐसा नहीं कि सरकार निरंकुश हो जाए, कुछ भी कर ले। सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, तो कुछ सीमाएं लगा दी जाएंगी जिसका उल्लंघन सरकार नहीं कर पाएगी। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ना कि कैसे कैसे सीमित करता है। तो सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए कि हमारे कुछ अधिकार हैं। अगर हमको अधिकार दे दिए जाएंगे तो अधिकार हमेशा, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं, कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से किसी कारण से गिरफ्तार करने की भी सुरक्षा प्राप्त है। तो ये लगभग सब कहीं है। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप गिल्टी नहीं है, आप दोषी नहीं है, तो आपको मनमाने तरीके से ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। और व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल तो राष्ट्र हमेशा प्रथम होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय सीमित किया जा सकता है। और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन परिस्थितियों अधिकारों को वापस लिया जाता है, लेकिन सामान्य कंडीशन में आपसे नहीं लिया सकता। तो ये क्या है? अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, ये सब आपको अधिकार है जो सरकार नहीं छीन सकती। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ओह तो पहले आप एक राक्षस बनाए और फिर खुद को उनसे बचाने की चिंता करने लगे। मैं तो यही कहूँगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बनाया ही क्यों जाए। कितना महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठा रहे हैं। आईएएस मेंस में इन्हीं के द्वारा पूछे गए ऐसे ही साइड के प्रश्न को, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है, ऐसे डायरेक्ट रख दिया गया था। जो बूझो और पहेली ये आपस में बातचीत करते हैं, इसी प्रश्न को आईएएस ने पूछ लिया था, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। ये डायरेक्ट सीधी लाइन थी। तो ऐसे राक्षस को क्यों बनाया? अब अजीब स्थिति आ गई कि पहले हमको जरूरत थी कि एक ऐसी कोई व्यवस्था हो, अगर बना लिया है तो अब उसके ऊपर हम अंकुश लगा रहे हैं, सीमाएं निश्चित कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसा क्यों। अगली बात है, तो इसका उत्तर आप सोचिए। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, अगला इसमें है। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय निर्माण की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। जो पुराने संविधान थे वो क्या करते थे? निर्णय निर्माण और शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम करते थे। लेकिन 20वीं सदी जब आई, 20वीं शताब्दी, अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक निर्णय निर्माण की शक्ति और फिर उस पर सीमाओं, प्रतिबंध और इन सब की बात करें, अंकुश की बात करें। समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य की अभिव्यक्ति देने के लिए कार्य किए जाने लगे। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानता की गहरी खाइयां हों, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं होता है, वरन वहां पे सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनना पड़ता है। केवल आप प्रतिबंध लगा के कहां तक काम चला सकते हैं? मान लीजिए कि आपके परिवार में आपका भाई है, या आप किसी भी व्यक्ति का उदाहरण ले लीजिए, आपका भाई है जो थोड़ा सा गड़बड़ है, कहने का मतलब उसकी गतिविधियां सही नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, वो गलत संगत में है, तो केवल प्रतिबंध लगा के कि बिल्कुल नहीं जाना है, आप उसको नहीं रोक सकते। उसके लिए कुछ आपको उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उसको प्रेरित करना पड़ेगा, अच्छी दिशा में उसको मोड़ना पड़ेगा। यानी वहां जाने से रोकने के साथ साथ में आपको उसको इस दिशा में मोड़ना पड़ेगा कि कुछ अच्छा कार्य भी हो करे, और मुख्य धारा में उसको लाइए कि पढ़ाई लिखाई करने का एज है तो पढ़ाई लिखाई करे, ठीक है।
असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए संविधान क्या करे, व्यवस्था करे, तभी वो सफल संविधान होगा। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो। यदि हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को ऐसा समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। अगर समाज चाहता है कि यह हो, तो समाज अगर चाहता है तो संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं, सरकार को यह अधिकार दिया जाए कि सरकार इसके बारे में कदम उठा सके, ठीक है ना, सरकार कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव बहुत दिनों से चला आ रहा है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। ये उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके। यानी कि सरकार को संविधान केवल नीति निर्माण करने का अधिकार, सरकार कैसे बनेगी इसके बारे में कुछ शक्तियां यही नहीं देता है, कुछ ऐसी भी चीजें बताता है, कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके ऐसे भी अधिकार देता है जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। प्रस्तावना का जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा संविधान जो कार्य कर रहा है वो प्रस्तावना में सब समाहित है। यहाँ पे देखिए एक कार्टून और दिया हुआ है। संविधान निर्माताओं को लोगों के अलग अलग आकांक्षाओं को से जूझना पड़ा। देखिए ये संविधान निर्माताओं का एक फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलन करते दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है संतुलन करने का अंतिम परिणाम क्या हुआ? अब ये अपनी मांग उठाए हुए हैं, देखिए मोबाइल बैठे हुए हैं, ये अपनी बीन बजा रहे हैं, ये अपनी बीन बजा रहे हैं, ये इनको चिढ़ा रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और नेहरू जी ये बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा संविधान हमारे यहाँ बन पाया जो लगभग सबके अधिकारों, सबकी बातों को मान्यता प्रदान करता है। खैर अभी भी बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं हैं, और संतुष्ट हो भी कैसे, जिससे बहुत सारे प्रावधान ऐसे किए गए जो उस समय की मांग थी, उदाहरण के लिए आरक्षण, लेकिन आज भी वो कायम है, उनको खत्म नहीं किया गया है। तो ऐसे में असंतुष्ट होना भी लाजमी है। लेकिन यहाँ पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं तो संविधान का चौथा काम क्या निकल के आ रहा है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करेगी, ऐसी क्षमता युक्त सरकार बनाएगी जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। केवल सरकार को बनाने का तरीका, सरकार पे अंकुश लगाना, यही काम नहीं करेगी। कुछ उसको अधिकार देगी सरकार को। सरकार के पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकने में उसकी मदद करेंगी, पूरा कर सकने का अधिकार होगा। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना एवं उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान, तो संविधान को समर्थ कौन से प्रावधान बनाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे कि वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। अभी जस्ट यही हम डिस्कशन कर रहे थे। उदाहरण दिया है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा करना किसका कार्य है, ये भी संविधान के तहत वर्णित है। अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास संविधान करता है। उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, कदम उठाने का अधिकार सरकार को देता है। वह प्रावधान करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो भारत में भी ऐसे प्रावधान है, सबके लिए मकान, सबके लिए शिक्षा, है ना। ये सारी जो बातें हम करते हैं और सबको स्वास्थ्य लाभ, तो ये संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही है। गरिमामय जीवन उपलब्ध कराने की हम बात करते हैं भारतीय नागरिकों को। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है, ये दक्षिण अफ्रीका का दिया हुआ था। अब आगे हम बात करें इंडोनेशिया का।
तो इंडोनेशिया की बात करें तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों को ऐसी जगह रखेगी, उनका देखभाल करेगी जहां पे उनको उनका विकास हो सके, यानी उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ये संविधान सरकार को सौंपता है। तो ये दो उदाहरण हैं, भारत में भी कुछ ऐसा होता है। अब यहां पे देखिए इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहां पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वे लोगों के जीवन को ना बदल सके। बात भी सही है, अगर उन लोगों के जीवन को नहीं बदल सकती हैं तो ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। आगे राष्ट्र की बुनियादी पहचान, ये हमको पढ़ना है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान तक हम पढ़ के इसको स्टॉप करेंगे, तो आइए फट से इसको देख लेते हैं। राष्ट्र की बुनियादी पहचान आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि संविधान किसी समाज की बुनियादी जो कि किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान जिस हिसाब से होता है उसी तरह से समाज का डेवलपमेंट होता है, समाज में उसी तरह से विचारधाराएं होती हैं। इसका अर्थ है कि संविधान के माध्यम से ही किसी राज्य की, किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम शासन कैसे करेंगे, शासितों में कौन कौन लोग होंगे। संविधान बनने से पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचानें और मसलताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियम और सिद्धांत पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। भाई कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, युवा है, वृद्ध है, लेकिन वो सबसे पहले क्या है, भारतीय है। ये भावना कहां से आई, ये संविधान से आई। दूसरा है कि संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। डू और डोंट्स का कहां पे वर्णन है, संविधान में ही तो है। जैसे हम किसी की प्रॉपर्टी को हथिया नहीं सकते, कब्जा नहीं कर सकते, ठीक ऐसे ही हमारी प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। और तीसरा और अंतिम है, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा मिलेगा आपको। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं, ऐसी सरकार बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है, लेकिन अपनी पहचान की अवधारणा को अंगीकार करने में वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हर जगह के तरीके अलग हैं, लेकिन मूल सिद्धांत एक तरह से हो सकते हैं। कोई भी अपने नागरिकों का अहित नहीं करेगा, सब लोग हित ही सोचेंगे। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे कि जर्मनी का जो निर्माण हुआ वो जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीय और नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। तो वहां पर जर्मनी में अगर कोई जर्मन है तो जर्मन नस्ल को के आधार पर वहां पे जर्मनी का निर्माण हुआ है, तो संविधान ने इस पहचान को मान्यता दी है, अभिव्यक्ति दी है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाते हैं।